हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक था जिसका आप प्रैक्टिस सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, तो फाइनली आज आपका 17 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। टोटल आपको 18 प्रैक्टिस सेट इसमें था प्रीवियस ईयर का, जिसमें कि आपका 17 तक जो 16 तक आपका अपलोड करवा दिया गया है। पीछे आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो आपको बारीकी से हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कल वाले वीडियो में देखे होंगे 16 नंबर प्रैक्टिस सेट किए थे जो 1/9/2012 को एग्ज़ाम हुआ था। आज आप देखने वाले हैं जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2012 को, उसका आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसे देखेंगे। साथ में आपको कल आपको एक प्रैक्टिस सेट 18 नंबर बच जाएगा, उसको समाप्त करेंगे। और साथ में आपको बता दें कि ये जो स्टडी नोट्स है, स्टडी नोट्स इसका कुछ पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। 4 या 5 तक स्टडी नोट का एक मास्टर वीडियो जो 5 घंटे का वो अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 आज कोशिश करेंगे कि शाम तक आपका पार्ट 2 भी आ जाए, और पार्ट 3 जो आएगा उसमें कंप्लीट होगा स्टडी नोट्स आपका 18 तक, तो वो भी उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत अच्छा है। जो लोग अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला जो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसका जो सेट लगाते हैं, अगर वो वीडियो को देख लेंगे ना स्टडी नोट वाला, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा डिस्कशन इसमें दिया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। 9/6/2019 का जो ये आपका ईएसआई का एग्ज़ाम वाला है, सॉरी ये तो यहाँ पे है पीछे, 1 मिनट निकालती हूँ मैं पीडीएफ। हाँ, तो ये रहा आपका ईएसआई का प्रैक्टिस सेट जो कि 26/8/2012 वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में प्रथम गेहूं उत्पादित देश चीन है। कौन है? चीन है। जबकि भारत दूसरे स्थान पे आता है गेहूं के उत्पादन में। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी को कहवा भी कहा जाता है, और कॉफ़ी में जो है वो कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन और टैनिन पाया जाता है आपका चाय में, कैफीन और टैनिन। गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है, और विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में होता है। इसके बाद कहाँ पे? ब्राज़ील में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। पिछले प्रैक्टिस सेट से हम डिस्कशन कर रहे हैं। 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था यूनान में, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि रोम के सम्राट थियोडोसिस ने मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आधुनिक काल में पुनः यह 6 अप्रैल 1986 को ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होता है। आधुनिक काल में शुरुआत का श्रेय एक व्यक्ति पियरे डे कोबार्टिन को जाता है। पियरे डे कोबार्टिन को 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, जिसमें कि केवल पुरुष खिलाड़ी। 1900 ईस्वी में पहली बार महिला इसमें शामिल होती है। केवल उस टाइम जब शुरू हुआ था 1896 में, तो केवल पुरुष खिलाड़ी थे, और 1900 ईस्वी में पहली बार इसमें महिला शामिल होती है, ठीक है। 1924 ईस्वी तक केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, किंतु 1924 में इन्हें 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जो कि 1924 का पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ था, और शीतकालीन ओलंपिक में, जो कि 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन भी फ्रांस शहर चमोनिक्स में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक में केवल उन्हीं खेलों का आयोजन किया जाता था जिनके लिए बर्फीली सतह की आवश्यकता थी, जैसे कि आइस हॉकी हो गया, स्पीड स्केटिंग हो गया। इस प्रकार के कुल खेलों की संख्या 11 से 15 है, ठीक है। पहले 11 थी, अब 15 है। वहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की कुल संख्या वर्तमान में बात करें तो 34, पहले 44 थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। इस समिति में कुल 105 सदस्य होते हैं। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो थॉमस वॉक है, जो कि जर्मनी के हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है, इसे देखते हैं। मोटो इसका है, मोटो है सिटेसियस फोर्टियस अल्टियस। सीटियस का मतलब होता है तेज यानी फास्टर। फोर्टेसियस का मतलब होता है बलवान यानी स्ट्रॉन्गर, और अल्टियस का मतलब होता है सबसे ऊंचा और हाइयर। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से कोलकाता एक ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नरमन प्रिजाट द्वारा भाग लिया।
जिसने 2 रजत पदक जीता। किसने 2 रजत पदक जीता। इसके बाद भारत 20 वर्ष के बाद 1920 ईस्वी में बेल्जियम में ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी एंडर्प ने भाग लिया, किंतु कोई पदक नहीं मिला। वर्तमान टोक्यो ओलंपिक से पहले तक भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल 28 पदक मिले हैं भारत को। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ था में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक थे। ओलंपिक का लोगो 5 महाद्वीप को दर्शाता है, जिसमें कि नीला यूरोप है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। फेल्प्स खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में शूटिंग में, किसमें? शूटिंग में जो है इसने स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं और ये बीजिंग ओलंपिक खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये जो नाम है आपका कुंबले के नाम है, सबसे ज़्यादा कुंबले के नाम। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कुंबले के नाम है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत पूछा गया है, ये आपका दुबई में स्थित है। कहाँ पे? दुबई में। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारत में 9 एशिया में है। बुर्ज खलीफा जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 2722 फीट है। चीन का संघाई स्थित संघाई टावर विश्व का दूसरा इमारत है। इसकी ऊंचाई 2073 फीट है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर जो सऊदी अरब में स्थित है, विश्व का तीसरा इमारत है और इसकी ऊंचाई 1972 फीट है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, यह विश्व का चौथा इमारत है जिसकी ऊंचाई 1776 फीट है। ताइपे जो ताइवान में स्थित है, जो विश्व का 5वां इमारत है, इसकी ऊंचाई 1667 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है और इस पुस्तकालय में 16.2 करोड़ किताबें हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ब्रिटिश पुस्तकालय है तथा तीसरे स्थान पर कनाडा की पुस्तकालय है। भारत की सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर पूछे तो राष्ट्रीय पुस्तकालय को कोलकाता में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1948 में इंपेरियल पुस्तकालय अधिनियम 1948 में की गई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है तो वो है आपका टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या क्षेत्र वाला देश वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लंदन। भारत में सर्वाधिक बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर दिल्ली है और भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? वो बिहार है। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 5750 मीटर है। यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। गांधी सेतु। वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसकी लंबाई 9.25 किलोमीटर यानी कि 5.69 मील है। लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है और ये पुल असम राज्य में स्थित है। फिलहाल देश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग नदी पर बना 6.2 किलोमीटर लंबा पुल है। दाम्बुक और रोइंग के बीच। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, और बिहार क्षेत्रफल में 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 12वां राज्यों में से है। 13वां राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे छोटा शिवहर है। तोराम इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोराम यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उद्भव जो है यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोरा के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव पैगंबर हजरत अबरा, इस्लाम में इब्राहिम, ईसाईयत में अब्राहम से शुरू होता है। यहूदियों की धर्म की भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है। क्या है? हिब्रू। विभिन्न धर्म के पवित्र ग्रंथ को देखेंगे तो भगवत गीता जो है वो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोरा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जेददा अवस्था पारसी धर्म का है, और बाइबिल ईसाई धर्म का है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम मशहूर मुक्केबाज है, और सभी लोग जानते होंगे क्या है, मुक्केबाज है, तो ऑप्शन डी बॉक्सिंग करेक्ट हो जाएगा। और ये मणिपुर की रहने वाली है। मैरी कॉम 8 बार वर्ल्ड मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में विजेता रही है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गेमों में मैरी कॉम ने भाग लिया था, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। 48 से 51 भार वर्ग में मैरी कॉम को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोलंबिया में एग्रिट लोरेना ने हरा दिया। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क कानपुर का जो है इसका संबंध आपका क्रिकेट से है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब भारत के क्रिकेट स्टेडियम को देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के यूपी में है। यूपी के लखनऊ में है, उल्टा बोल दी। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये लखनऊ यूपी में। यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है ये लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम पूर्ववर्ती नाम इसका क्या था, मतलब पहले का नाम इसका था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि दिल्ली में है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में है। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। फोर्टाड स्टेडियम मारगांव गोवा में है। मोइनुल हक स्टेडियम बिहार पटना में है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? तो जीव मिल्खा सिंह जो है इनका संबंध गोल्फर है। ये क्या है? गोल्फर है। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाला दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी किया था दक्षिण कोरिया। अगला है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। किसने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता में लड़ते हुए झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त थी। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिसका साथ तात्या टोपे ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि तात्या टोपे बच गए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में सोई हुई अकेली मर्द है। ठीक है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा इसमें यंग इंडिया जो है वो समाचार पत्र शुरू किया गया था। यंग इंडिया अंग्रेजी में, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। अब कुछ पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक और उसके लेखक या संपादक को एक बार देख लेते हैं। यंग इंडिया एक अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सभी महात्मा गांधी की पुस्तक है। पाथवे टू गॉड, एथिकल रिलीजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन। उसके बाद है नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी जवाहरलाल नेहरू की है। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय की है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है। दैनिक केसरी मराठी भाषा में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर से थी 1925 में। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट थी, कोलकाता में 1917 में। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रूपी है। विभिन्न देशों की मुद्रा को देखते हैं। भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम्प, बांग्लादेश का टाका, भूटान न्यूगल ट्रम्प, बांग्लादेश का टाका, मालदीव का मालदीव रूफिया, म्यांमार का क्यात, रूस का रूबल, अमेरिका का डॉलर, ईरान का रियाल, कतर का रियाल। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। दिया है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार दक्षिण एशिया का देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर में क्या है? चीन है। उत्तर में यहाँ पे चीन है। पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व दिशा में थाईलैंड स्थित है। म्यांमार की राजधानी न्याय पियाटो और मुद्रा क्यात है। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो एशिया में होते हुए भी, ये देखिए इसमें जो आंसर नहीं दिया हुआ है। बात करते हैं यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश, फ्रांस भी, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई और इसी गठन के बाद यूरोपीय संघ का नाम दिया गया। इसकी स्थापना मस्ट्रिज नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन संघ में जो देश हैं वो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लताविया, माल्टा, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्लोवेनिया, कुल 27 देश हैं। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया जो है इसमें शामिल हुआ था और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन हैं। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका देख लिए कि क्या हो गया। तो इसमें से सारा जो है आंसर सही ही था। एशिया में कितने देश हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में कितने देश हैं। तो एशिया में हम बात करते हैं, देखिए तो विश्व के कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया में टोटल आपका 48 महाद्वीप हैं। कितना? 48 है देश है, 48 देश है, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि 48 है एशिया में, तथा कुल भूमि 29.8% भूमि क्षेत्र है। यूरोप में कुल देशों की संख्या 46 है। अफ्रीका में 54 है। उत्तरी अमेरिका में 29, कुल भूमि 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका में 12 है। 24 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो इसकी बात करें तो यूनियन कार्बाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 के रात में भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो वो करेक्ट आंसर है आपका मुंबई। वर्ष 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में आंतरिक प्रवासी की कुल संख्या 45.36 करोड़ है, जो कि देश की जनसंख्या का 37% है।
देश में सबसे ज़्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्यों में हुआ है। कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश में 25%, बिहार में 14%, राजस्थान में 6% और मध्य प्रदेश में 5% हैं। आगे देखेंगे कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा। तो इस प्रश्न का आंसर कपिल सिब्बल हो जाएगा। कपिल सिब्बल भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई। तो हिंदी फिल्मों में जाने माने सदाबहार अभिनेता देव आनंद का लंदन में हार्ट अटैक के कारण जो है उनका निधन हो गया था 88 वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में देव आनंद। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है। कोलावेरी डी गाना तमिल और अंग्रेजी भाषा का एक गीत है जो कि यूट्यूब पर धूम मचाया। तमिल फिल्म 3 के निर्माताओं ने इस गाने में अपनी फिल्म में प्रयुक्त किया था और इस गीत को तमिल एक्टर धनुष ने जो रजनीकांत का दामाद गाया था और अनिरुद्ध रविचंद्रन ने संगीत तैयार किया था। एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक टिकट में PNR में P जो होता है वो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो आंसर आपका पैसेंजर हो जाएगा, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलिए डिस्कशन एक बार देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला है, मतलब सेम इसका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 10 अंक के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड एक यूनिक नंबर होता है जिसमें यात्री की पूरी डिटेल छुपी होती है। प्रथम तीन डिजिट से पैसेंजर का रिजर्वेशन किस जोन में हुआ है ये पता चलता है। प्राइड एंड प्रिजुडियस किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो प्राइड एंड प्रिजुडियस जो है ये लिखा गया है ऑस्टिन के द्वारा। 1813 ईस्वी में जेन ऑस्टिन ने लिखा था। J.K. रोलिंग सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं जिसने हैरी पॉटर उपन्यास लिखी। हैरी पॉटर पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है। तो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा। 5 पॉइंट संबन, वन नाइट एंड द कॉल सेंटर, टू स्टेटस, रिवॉल्यूशन 2020, वाइट अंग इंडिया, वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, उसके बाद वन अरेंज्ड मर्डर तथा इंडिया पॉजिटिव। ये सभी जो है पुस्तक किनकी है, चेतन भगत की। खुशवंत सिंह की पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, व्यूडियल एट सी, दिल्ली। मुल्कराज आनंद की है अनटचेबल और कूली। क्यून ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है। तो क्यून ऑफ टॉक जो है ये अपरा विनफ्राई के लिए रखा गया नाम है। क्यून ऑफ टॉक नाम अपरा विनफ्राई के लिए रखा गया है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन था। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनिस। 2006 में इस बैंक की स्थापना होती है। मोहम्मद यूनिस को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2006 में स्थापना नहीं हुई थी, 2006 में ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महामना के नाम से किसे जाना जाता है। तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता मदन मोहन मालवीय थे जो इस युग में आदर्श पुरुष थे। भारत सरकार 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से अलंकृत किया था। लोकमान्य किसे कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। बगबंधु कहा जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, बगबंधु। देश बंधु चितरंजन दास। दीनबंधु CF एंड्रयूज। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ। तो पुणे में हुआ था। 13 फरवरी 2010 को पुणे में एक जर्मन बेकरी में एक बम विस्फोट हुआ था। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। तो रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी ब्रांड के निर्माण से संबंधित है। ब्लैकबेरी, ऑप्शन नंबर बी।
शुंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो शुंगुलू है। शुंगुलू समिति जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों के अनियमितताओं की जांच करने के लिए पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वी के शुंगुलू की अध्यक्षता में शुंगुलू समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉमनवेल्थ गेम से है। नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। नियाग्रा फॉल्स की बात करें तो यह एक जलप्रपात है जो कि यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में। नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है जिसकी ऊंचाई 53.6 मीटर है। गवर्नी कहाँ पे है दोस्तों? फ्रांस में, जो कि 422 मीटर ऊंचाई पर है। डेल्ला भी कनाडा का है, 440 मीटर ऊंचाई पे। ग्रेट कमराना युगुआना में है जो कि 488 मीटर है। रिम्बॉन कैलिफोर्निया में है, 491 मीटर है। सुथरलैंड न्यूजीलैंड में है, 580 मीटर लॉन्ग है, ऊंचाई पे है। विक्टोरिया जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर है जिसकी ऊंचाई 108 मीटर है। कुकबेनन वेनेजुएला में है जो कि 610 मीटर ऊंचाई पर है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका में है जिसकी ऊंचाई 614 मीटर है। द मर्डाल फोसेन नॉर्वे में है जिसकी ऊंचाई 655 मीटर है। उसके बाद है योसेमाइस कैलिफोर्निया में है जिसकी ऊंचाई 739 है। एंजिल वेनेजुएला में है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है, कैरो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बोयोम जलप्रपात जायरे कांगो नदी पर स्थित है। एस्टेनली जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर स्थित है। ये तो आपने विश्व में देखा। अब देखिएगा कि भारत के प्रमुख जलप्रपात को। कुंजिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में वरा नदी पर स्थित है। कुंजिकल कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालममुरी जलप्रपात अवस्थित है। बालममुरी कुंजिकल जो है ये वराह नदी पर है। कुंजिकल वराह नदी पे कर्नाटक में है, 455 मीटर ऊंचाई पर है। दूधसागर मांडवी नदी पर है। गोवा राज्य में 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोग या गरसोप्पा सारावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचाई पर है। यन्ना जो है यन्ना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 183 मीटर ऊंचाई पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में 90 मीटर की ऊंचाई पर। गोकाक आपका घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में 55 मीटर ऊंचाई पर। और पायकरा नदी पर तमिलनाडु में है। चुलिया आपका चंबल नदी पे राजस्थान में है, 18 मीटर की ऊंचाई पे। पुनासा चंबल नदी पे है, राजस्थान में 12 मीटर की ऊंचाई पे। बिहार टोंस नदी पे है, राजस्थान में, जो कि 100 मीटर ऊंचाई पे है। धुआंधार नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में 10 मीटर की ऊंचाई पे। और हुंड्रू है आपका स्वर्णरेखा नदी पे, झारखंड में 74 मीटर की ऊंचाई पे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, यानी नभ सदृश दीप्तम। ऑप्शन नंबर आपका ए, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1932 को यह जो है भारतीय वायुसेना का गठन होता है, 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना का आदर्श वाक्य आपने देखा नभ सदृशम दीप्तम, इसे गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। निम्न में से कौन सा ब्रिक राष्ट्र नहीं है? ब्रिक देखिए, ब्रिटेन जो है वो ब्रिक्स का नहीं है, क्योंकि अगर हम बी से बात करते हैं तो ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 2006 में औपचारिक रूप से किया गया था। इसमें 4 सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन थे। ये सन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल किया गया। जाने के बाद जो ब्रिक था वो ब्रिक्स हो गया, एस लग गया। और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था, येकातेरिनबर्ग में। ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी की अध्यक्षता में, जिसका विषय था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, किया गया था। भारत इसकी अध्यक्षता तीसरी बार किया और पहली बार 2012 में, 2016 में 3 बार हो चुका है। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 23 से लेकर 24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन के बीजिंग में होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
15वां शिखर सम्मेलन 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? अफ्रीका करेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो जाएगा? बरगद है, बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बैगालेसिस है, बैगालेसिस। राष्ट्रीय पशु कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बे न्यूजिफेरा गार्टेन है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास इसका नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पाबो क्रिस्टस कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, संस्कृत में रचे थे। उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मनगण रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, साइंटिफिक नेम। राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि 4 नवंबर 2008 से घोषित हुआ है। राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, जिसको साइंटिफिक नेम एलिप्स मैक्सिमस कहते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्लांटिस्का गैंगेटिक, जो कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ था। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर है, 4 शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे अंकीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक स्तंभ पर देवनागरिक लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडुको उपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हैं। संरचना के सामने इसमें अशोक चक्र, धर्म चक्र भी है, जिसमें कि 24 तीलियां हैं। चक्र के हर एक तरफ एक अश्व और बैल बने हुए। अश्व मतलब घोड़ा होता है, संस्कृत में अश्व कहा जाता है। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब सा निराशा का माहौल बन जाता है, और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू जी और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म देते हैं। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया और 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। पीछे भी इसके बारे में पढ़े थे, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। फिर 1922 में क्या होता है कि कांग्रेस एक नया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया और CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जो कि मार्च 1927 में बनता है, उसके नाम से जाना जाता है। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव होते हैं। फिर 5 फरवरी 1922 को, कुछ कहीं आपको 4 फरवरी भी दिखेगा, को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन में एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथी ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किया। एक पैम्पलेट में अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया गया था। P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, KI से कश्मीर और S से सिंध, TN से बलूचिस्तान को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का विचार व्यक्त किया गया। ठीक है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1975 में। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया और 21 महीने तक चला। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। कितने? 22 अध्याय हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। तो वर्तमान वाला भी याद रखिएगा और मूल संविधान का भी याद रखिएगा। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 में स्वीकार की गई। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख करता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने, अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के, प्रावधान किए गए जब तक उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, तो 19 है आपका 19। आर्टिकल 19 में दिया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 7 मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड है। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ, तो आरटीआई कानून 2005 से प्रभावी हुआ। आरटीआई सूचना का अधिकार भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों की सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आरटीआई विधेयक भारत संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हुआ था। ये अधिनियम भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सूचना का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। और इस अधिनियम में यह अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। वर्ष 2005 में पुणे पुलिस स्टेशन को आरटीआई के तहत पहली याचिका प्राप्त हुई थी। पुणे पुलिस स्टेशन को भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो करते हैं स्पीकर लोकसभा के। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधायक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति बैठक को बुलाते हैं। अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष का दायित्व निभाता है। 118 का 4 याद रखिएगा। यदि विधायक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अभी तक 3 बार बैठक बुलाया जा चुका है। एक बार दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है? तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद का दीर्घतम रहा है। राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च पद होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, जो कि 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अब तक कुल 14 राष्ट्रपति हुए, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 12 वर्ष तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और अर्थात सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न है आपका कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां भारत में पंचायती राज व्यवस्था, दूसरे शब्दों में इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग, जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।
1957 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर था और जिला परिषद जिला स्तर पर था। 3 तरह का था। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। फिर क्या होता है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया और इस पर शानदार इमारत खड़ी करने का काम राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। भारत में नमक उत्पादक में गुजरात अकेले देश 71% नमक उत्पादन करता है। तमिलनाडु 11%, शेष देश में नमक उत्पादन 1% होता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो इस करेक्ट हो जाएगा आंसर अबरक का। किसका? अबरक का। अबरक या माइका। अबरक माइका के उत्पादन एवं निर्यात में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2020-21 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कहा गया है। यहाँ से विश्व में मिलने वाली सबसे अच्छी किस्म का अबरक का 80% उत्पादन किया जाता है और भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात भारत अबरक का सबसे उत्पादक एवं निर्यातक है। तांबा की बात करते हैं तो तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका संकेत Cu होता है। Cu। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबा एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन था? तांबा ही था। मध्य प्रदेश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक, इसके बाद क्रमशः राजस्थान और झारखंड है। सीसा अथवा लेड का संकेत Pb है। सीसा एक मुलायम नीलापन लिए भूरा धातु है। सीसा बिहार तथा उदयपुर राजस्थान के पास जवार खानों में जिंक अयस्क के साथ मिलते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत कितना योगदान है? तो आंसर हो जाएगा 25। कृषि के भारतीय जीडीपी में लगभग 25% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि और संबंध क्षेत्र। कृषि और संबंध क्षेत्र में इस क्षेत्र में वन मत्स्य भी शामिल हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा 55% था और वर्तमान में 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कृषि का 19.9% योगदान है, जबकि कृषि भारत का लगभग 53% जनसंख्या पर रोजगार प्रदान करता है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र। इसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण, गैस, बिजली निर्माण, जल आपूर्ति शामिल है। इस अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। भारतीय जीडीपी में लगभग 31% योगदान है। तीसरा आपका सेवा क्षेत्र है। इसमें वित्तीय सेवाएं, रक्षा, अन्य सेवाएं जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित यहाँ क्षेत्र है। यह से जो है तृतीय क्षेत्र कहते हैं और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी का लगभग 53% योगदान देता है ये। भारत में रेलवे स्टेशन का लगभग संख्या कितनी है? तो 7000 है। 7000 परीक्षा के समय उस टाइम पूछा गया इसलिए, लेकिन वर्तमान में 8338 है। वर्तमान में 8338। भारतीय रेल विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। यह ट्रेन कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे। यह भाप के इंजन द्वारा चलाई जाती थी और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई वीटी से कुर्ली के बीच चलाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 17 जोन 73 मंडल लगभग 7000 से ये 8500 स्टेशन हैं। मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो कि 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप फुमाडी है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्वोत्तर राज्य को पहले 7 बहनों कहते थे, वर्तमान में 8 बहनें कहते हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय की खासी पहाड़ी पर होती है। गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी है। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ को।
इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर नवाब या राजा लोग का राज्य था, जिन्हें शौक और आदतें दूसरे राजा या नवाबों से कुछ ज़्यादा ही अलग था। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप वाराणसी में है। वाराणसी के समीप सारनाथ नामक एक स्थान पर स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई 128 फुट है और इसे धमुक स्तूप भी या फिर धर्मराजिका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा झारखंड की जनजाति है। भारत का लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। इसके बाद गोंड, संथाल, नेकेदा और उराव है। मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराय प्रमुख है। हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था। हो ची मिन शहर को सबसे पहले साइगोन कहा जाता था। साइगोन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, जो कि साइगोन नदी तट पर है। इस शहर का नाम आधुनिक वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन के सम्मान में साइगोन शहर रखा गया था। जायरे कांगो का पुराना नाम है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। ये जो है ग्रीनविच के मध्य 5.5 घंटा आगे है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय मानक समय निकालने के लिए दोनों छोर के देशांतर को जोड़ के 2 से विभाजित किया जाता है, जो भारतीय मानक समूह कहलाता है। 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात मानक समय से 4 गुना कर 60 से भाग दे देंगे तो शेष होगा उतना ही घंटा आगे होगा भारतीय मानक समय से ग्रीनविच का समय। यहाँ पे जो कि आपको बताया गया है एक्सप्लेन करके। फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद एडुसक्कुस्ता या फिर संसद कहते हैं। इटली की संसद को सीनेट, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। भारत की संसद सांसद है। यूएस का कांग्रेस, फ्रांस और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, डेनमार्क का फोल्केटिंग, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है, अफगानिस्तान का शोरा है, भूटान का तोसांगडू है, पोलैंड का सोजिम, इजराइल का नेसेट, ईरान का मजलिस, रूस का ड्यूमा और स्पेन का कोटर्स, मिस्र का पीपुल्स असेंबली है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। कौन है? गुलाब। भारत का कमल, फ्रांस का लिली है, जापान का गुलदाउदी है, न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस फॉर्न है, कनाडा का सफ़ेद लिली और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बैटल है। रूस का राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो सूरजमुखी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। यूएसए का राष्ट्रीय पुष्प गोल्डन रोज है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। सोने का शेर। भारत का अशोक स्तंभ है। तुर्की का चांद तारा है। नीदरलैंड और नॉर्वे का शेर है। रूस का डबल हेडेड ईगल है। स्पेन का ईगल है। यूएसए का गोल्ड रॉड, डेनमार्क का समुद्री तट, बांग्लादेश का वाटर लिली। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है। कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी के वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और फ्लोरीनीकृत गैस है। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? तो नागरहोल। नागरहोल जो है ये संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अब कुछ देखते हैं नाम, राज्य, क्षेत्र और यूनेस्को में शामिल होने का वर्ष। नीलगिरी जो है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। 2000 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में।
मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल हुआ था। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, इसको भी 2001 में शामिल किया गया था। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो कि 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय का है, 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है, जो कि 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसे भी 2009 में शामिल किया गया। अचान कमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का है, 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में शामिल हुआ। और अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में है, जो कि मार्च 2016 में ये शामिल होता है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। कंचनजंगा सिक्किम में है, जुलाई 2018 में शामिल होता है। और पन्ना मध्य प्रदेश में है, जो कि अक्टूबर 2020 में शामिल होता है। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया, तो लघु गणक जो है वो इसके आविष्कारक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ नेपियर के द्वारा, किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति सिद्धांत का खोज किया। जॉन डल्टन ने परमाणु का खोज किया। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, तो पाउंड। क्या है? पाउंड। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। भौतिक राशि के मापन के लिए 4 पद्धति प्रचलित है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद है एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः फुट पाउंड सेकेंड होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एमकेएस जो है ये मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकेंड में होते हैं। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोलते हैं। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। वास्तव में ये पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहले भौतिक राशि में बात करें हैं लंबाई का, तो मीटर होगा, एम से इसको बताया जाता है। समय सेकेंड, एस होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी होता है। तापक्रम का केल्विन, के से बताते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर का ए। पदार्थ का परिमाण मोल, मोल का मोल लिखाता है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। कितने? 3 नियम हैं। ऑप्शन नंबर सी। गति के नियम को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रस्तावित किया। इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहते हैं। पहला नियम था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी और प्रथम गति के नियम भी इसे कहते हैं। इससे बल की भी परिभाषा मिलती है। जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच के गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पानी से भरे गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तो पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का ग्लास में रखे पानी में। उसी तरीके से दूसरे नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि अगर m कोई द्रव्यमान है, वस्तु F बल आरोपित करने में से उसमें बल की दिशा a त्वरण उत्पन्न होता है, उसे द्वितीय नियम कहते हैं। इसीलिए F बराबर ma। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। तृतीय नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव को पीछे हटना। एक अश्वशक्ति कितने वॉट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। हर्ट्ज पावर बोलते हैं इसको स्किप कर देते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के 3 प्रक्रियाओं का है, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। कल कोई मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। जब मैं सेट में आंसर बताई हूँ तो
तो कृपया यहाँ पे फिर से आप देख लेंगे एक बार, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे अभी, तो कि यहाँ पे दिया है कि इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की 3 प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ लिया जाता है ना, आप लोग आंसर का पैटर्न ही गलत कर देते हैं पूरा। मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि शायद मैं गलत बता दी। श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों की किरणों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का जो होता है सबसे कम किसका होगा, सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम लाल का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य 180 का अंतराल होता है। ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, रोमन पैमाना और केल्विन पैमाना। प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति है, तो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। यांत्रिक तरंगों की उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, श्रव, अपश्रव और प्राश्रव। श्रव जो होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, अपश्रव 20 हर्ट्ज से कम होता है और 20,000 से अधिक वाला को प्राश्रव बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला हमारे कान सुन सकते हैं, 20 से कम ये तरंग हमें सुनाई नहीं देती है, और 20 से जो यहाँ पे प्राश्रव तरंग होता है 20,000 से ज़्यादा, ये कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी सुन सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए लेड के बने पात्र होते हैं, लेड के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिरके में होता है, तो सिरके में क्या होता है? तो सिरके में आप सभी जानते हैं कि क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको स्किप कर देती हूँ, बहुत लंबा जा रहा है। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, वो हो जाएगा आपका चीनी। ऑप्शन नंबर सी चीनी। चीनी जो है जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। विलयनों में आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है, परंतु जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला हुआ हो तो वह चालक हो जाता है। अम्ल, क्षार तथा लवणों के जलीय विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक, ऋणात्मक दोनों प्रकार की आवेशों की गति से होता है। विद्युत सेलों के विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह इसी प्रकार होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम जो है यह होता है किसके द्वारा? तो यह आपका हो जाएगा अमोनिया के द्वारा। हैबर प्रक्रम अमोनिया उत्पादित हेतु प्रयुक्त होता है, अमोनिया जिसको लिखते हैं NH3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये कांच को घोल सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अम्लराज जो होता है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78 भाग जो आणविक नाइट्रोजन है, और भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका जो देख सकते हैं खोज किसने किया था? बुलार्ड ने किया था 1885 में। यह जो होता है तीक्ष्ण एवं दुर्गंध युक्त होता है। इसमें जो होता है पृथ्वी और समुद्र में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि ब्रोमाइडों के रूप में पाई जाती है। कर्नेलाइट विधि इसके निर्माण की प्रमुख औद्योगिक विधि है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद आप बायोलॉजी देखेंगे तो जीव जंतु या उससे जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं।
किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट विषाणु में नहीं होते हैं। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट अथवा किसी अन्य कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो विषाणु जीवित नहीं होते हैं, इसीलिए उनके एक से दूसरे स्थान पर अंतरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी जो होगा वो चीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। चीता जो हो जाएगा, चीता स्तनधारी प्राणी है और जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है। अगला है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन आपका प्रोस्टेजोन हो जाएगा। प्रोस्टेजोन हार्मोन ये जो है स्तन वृद्धि करने वाला हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय का एक भाग लैग्रहंस की द्वीप का बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की अल्प स्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। एड्रेलिन को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। इसमें नार एड्रेनलिन किसी भी प्रकार की दवा या आपातकालीन स्थिति में तेजी से अधिकता मात्रा में स्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट हार्मोन। मेलाटोनिन जो होता है ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है और पीनियल ग्लैंड दिमाग में होता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है और हमें नींद आने लगती है मेलाटोनिन हार्मोन के स्रावन से। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो थायराइड जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है और अर्थात यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म विकास परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ग्लैंड गले के नीचे ट्रैकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होता है, विंड पाइप के सामने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साल्क टीका किसके लिए होता है? तो साल्क टीका जो होता है ये किसके लिए? तो ये होता है आपका पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए। आगे देखते हैं। निम्न एक प्रतिजैविक है, तो इसमें से जो हो जाएगा सल्फानिलेमाइड। सल्फानिलेमाइड जो है एक प्रतिजैविक है। सूक्ष्मजीवों द्वारा स्रावित वो रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। और प्रतिजैविक का अंग्रेजी शब्द होता है एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब विरुद्ध और बायो मतलब जीवन से बना, जिसका अर्थ जीवन के विरुद्ध हो। सर्वप्रथम पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और प्रतिजैविक दो प्रकार का होता है, एक तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक और दूसरा संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। एकल असंतृप्त वसा होता है, पीछे भी इसके बारे में बहुत बार देखे हैं, स्किप कर दिए। वनस्पति घी देख लिया आप। मूत्र का पीएच मान होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। रक्त का 7.4 होता है। लार का 6.5 होता है। दूध का 6.4, मूत्र का 6 होता है। शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि पाचन तंत्र के द्वारा उत्सर्जित अम्ल है। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, उर्वरक बनाने में नाइट्रिक अम्ल, दुर्गंधित मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वास्थ्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोफोथैलेमिया नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी होता है। BC को स्कर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्बी, मसूड़े का फूलना रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमालेशिया वयस्क में होता है। निम्न में कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो नेट एक खुला TLD नहीं है। TLD टॉप लेवल डोमेन होता है, जो उच्च लेवल में होता है। ये DNS स्ट्रक्चर में हाईएस्ट लेवल में आते हैं। और TLD होने पर हमारे वेबसाइट का सर्च इंजन जल्दी ही हाई रैंक मिल जाती है। क्या हो जाती है? हाई रैंक मिल जाती है। और TLD में एक्सटेंशन के उदाहरण है .com, .edu, .net, .biz, .org, .government। NIC कार्ड है, तो NIC कार्ड की बात करें तो NIC कार्ड PCS जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। NIC का मतलब नेशनल इंटरफेरेंस कार्ड। यह एक हार्डवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लगभग सभी नए कंप्यूटरों में NIC कार्ड होता है, जो सीधे तौर पर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। LNA का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क।
इसके साथ साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से यह कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। और जिस कंप्यूटर में आंतरिक एनआईसी नहीं है वहाँ इंटरनेट के लिए एक्सटर्नल एनआईसी का उपयोग किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक वायरलेस होता है और एक यूएसबी होता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। इसकी प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हच नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोसेसर की गति गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है, गीगाहर्ट्ज तक। एक मिनट, एक छूट गया यहाँ पे। 96 है कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या है? तो डीवीडी का होता है वर्सेटाइल, भी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीवीडी कैसेट जो होता है रैम में एक किसके लिए जाना जाता था? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। जन्म 14 मई 1958 को न्यूयॉर्क में होता है मार्क जुकरबर्ग का जन्म। उसके बाद देखते हैं बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल जो है वो दिया है कि बायोडीजल घास से बनता है, विकल्प के अनुसार घास हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी फसल की कटाई का महीना आप मार्च देखेंगे, क्या हो जाएगा, मार्च हो जाता है। और यहाँ की 55% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्मित है भारत में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 3 प्रकार की फसल होती है, रबी फसल होती है, खरीफ और क्या बोलते हैं उसको, जायद फसल बोलते हैं ना, वो होती है। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे क्या हो गया, मार्च हो गया। तो यहाँ पे आपका 100 प्रश्न था जो समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम प्रेशर हमारे तरफ से नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।